दोस्तों, द इनसेन क्राइम में आज कहानी सीवान के सुल्तान शहाबुद्दीन की, जो अपराध और राजनीति के संगम से पैदा हुआ था और उसका पूरा नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक वक्त था जब सीवान में उसकी तूती बुलती थी। खूंखार डॉन और बाहुबली राजनीतिज्ञ शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और फिर मुड़कर नहीं देखा। बिहार में सीवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को जन्मे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी किया, पर सीवान के डीएवी कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके साथ ही राजनीति में भी पैर पसारने की शुरुआत होने लगी थी। समय के साथ अपराध में शहाबुद्दीन का दबदबा बढ़ा और सीवान में हुसैनगंज थाने की पुलिस ने शहाबुद्दीन को ए कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। शहाबुद्दीन के राजनीति में कदम रखने का किस्सा जितना रोचक है, उतना ही आश्चर्यजनक भी। ये वो दौर था जब 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी। अक्टूबर 1990 में राम रथ बिहार पहुंचा तो लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था। ये वही साल था जब शहाबुद्दीन ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और ध्रुवीकरण के उस दौर में जीत भी हासिल कर ली। शहाबुद्दीन का चुनाव चिन्ह शेर था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि चुनाव के वक्त शहाबुद्दीन की उम्र बेहद कम थी और वो जेल में बंद था। जेल में ही समर्थकों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो शहाबुद्दीन ने उसी जीरादेई सीट से पर्चा दाखिल कर दिया, जहां के रहने वाले थे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। बीबीसी के साथ बातचीत में इस चुनाव में शहाबुद्दीन का प्रचार करने वाले नन्हे ने बताया था कि हमने चुनाव के दौरान सीवान में दंगा करा दिया था। इसके बीच शहाबुद्दीन ने चुनाव लड़ा और 378 वोटों से कांग्रेस के विधायक रिटायर कैप्टन त्रिभुवन सिंह को हरा दिया। शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने की एक और वजह बताई जाती थी। साल 1985 में रिटायर कैप्टन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह जीरादेई से कांग्रेस के सीट पर विधायक बने थे। तब किसी मामले में शहाबुद्दीन को विधायक से पैरवी करवाने की जरूरत पड़ी तो ईमानदार छवि वाले कैप्टन त्रिभुवन सिंह ने साफ मना कर दिया था। खुद विधायक से मिलने गए शहाबुद्दीन से उन्होंने कहा कि बदमाशों और अपराधियों की पैरवी मैं नहीं करूंगा। इसके बाद ही किसी मामले में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, जहां उसके साथियों ने राजनीति के मैदान में त्रिभुवन सिंह के खिलाफ उतरने के लिए शहाबुद्दीन को तैयार कर लिया। इस तरह जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा तो फिर उसका कद बढ़ता ही चला गया। उसे जमानत भी मिल गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों की सजा काट रहे बाहुबली नेता और सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वो कहाँ के थे। ये कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की देह अब दिल्ली की इस कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अपने मरहूम पिता का शव सिवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये सुविधा नहीं मिल सकी। उनके वालिद को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया और यहीं तिहाड़ जेल में वो बंद थे। एक तरफ गुस्सा और मायूसी है, दूसरी ओर राहत और जीत का आलम है। ये इस पर निर्भर है कि आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी यही कहेगा कि शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई कभी नहीं भूल पाएगा। प्रशासन के लिए वो भारी आफत थे, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साए में फलने फूलने वालों के लिए एक मसीहा।
साहबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में एक अजीब सी खामोशी है। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि लोग उनके बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अब उनकी विरासत की बागडोर उन्हें थमाई जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि इसे संभालना काफी मुश्किल काम होगा। साहबुद्दीन के परिवार का आरोप है कि तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने उनकी हत्या कर दी। साहबुद्दीन 2004 के एक डबल मर्डर केस में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनकी उम्र 53 साल थी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद जब उनकी हालत बिगड़ गई तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद साहबुद्दीन के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर उनके बेहतर इलाज का निर्देश देने को कहा था। इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि साहिब के लिए आरजेडी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, जबकि वो जिंदगी भर लालू के वफादार बने रहे। साहबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। वो अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन वो और भी बहुत कुछ थे। सिवान में पले बड़े महताब आलम अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अपने घर में लगे साहबुद्दीन और लालू यादव के पोस्टरों को देखते हुए वो पुरानी बातों को याद करते हैं। 2009 में महताब की मुलाकात साहबुद्दीन से गया जेल में हुआ करती थी। वो साहबुद्दीन के लिए किताबें लेकर जाते थे। महताब कहते हैं कि साहबुद्दीन खूब पढ़ा करते थे। वो राजनीति विज्ञान में पीएचडी थे। 33 साल के आलम साहबुद्दीन को एक ऐसे शख्स के तौर पर जानते हैं जो अंदर से बहुत स्टाइलिश थे। आलम कहते हैं कि 2 साल पहले वो साहबुद्दीन से तिहाड़ जेल में मिले थे। महताब आलम की याद में एक चीज जो बरकरार है वो ये कि साहबुद्दीन जहां भी जाते थे उनके साथ जेल मैनुअल और संविधान जरूर हुआ करता था। आलम कहते हैं कि वो खुद फारसी सीख रहे थे। शायद प्रतापपुर में साहबुद्दीन की मूर्ति लगे, लेकिन उनकी कब्र पर लगे पत्थर पर उनके बारे में जो लिखा है वो उनके बारे में सिवाय तथ्यों के अलावा कुछ नहीं बताता है। लेकिन साहबुद्दीन जैसा शख्स सिर्फ तथ्यों का बना नहीं होता, तथ्य उनकी पूरी शख्सियत का एक हिस्सा होता है। दरअसल इस तरह के लोगों की शख्सियत तमाम तरह के नजरियों, उन्हें देखे जाने के तरीकों, फैसलों और कुछ असहज सच्चाइयों को मिलकर बनी होती हैं। साहबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ से पैदा हुए शायद सबसे स्वच्छंद, सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर बाहुबली थे। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े दांव वाली राजनीति की दुनिया में वो एक प्यादा भर थे। कुछ लोग कहते हैं कि साहबुद्दीन ने जैसी हिंसा फैलाई वैसी इससे पहले किसी ने नहीं फैलाई थी। सिवान के ही रहने वाले अजय तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो हमेशा से साहबुद्दीन के आलोचक रहे हैं, लेकिन अगर आज वो जेल से बाहर होते तो सिवान को मेडिकल ऑक्सीजन और डॉक्टरों की ऐसी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हमारे अस्पताल में आकर मरीजों को देखते, अपने दवाखानों में बैठे नहीं रहते। वो लिखते हैं, साहबुद्दीन को याद किए जाने को लेकर सिवान के लोग हमेशा पसोपेश में रहेंगे। ये व्यवस्था की नाकामी ही तो है जो किसी साहबुद्दीन को रॉबिन हुड जैसा बना देती है। आज भी बिहार में सिस्टम विलन बना हुआ है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के लोग अब भी अपने अपने रॉबिन हुड तलाश रहे हैं। जेएनयू में पीएचडी कर रहे और आरजेडी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जयंत जिज्ञासु कहते हैं कि मीडिया में साहबुद्दीन की जो छवि पेश की जाती है उसमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक हिंसा को हवा नहीं दी। लालू के प्रति उनकी वफादारी बिना शर्त रही। वो कहते हैं, साहबुद्दीन ने लालू को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना। पूरे 2 दशक तक साहबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे जो अपनी खुद की अदालत चलाया करते थे।
उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपए फिक्स कर दी थी। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआई से लड़ाई की और जिसे भी जरूरत पड़ी सुरक्षा दी। सिवान के लोग उनसे प्यार करते थे, लोगों को उनसे डर भी लगता था। कहा जाता है कि जब वो सिवान में होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी दूसरी पार्टी का झंडा लहरा दे। महताब आलम कहते हैं, हमें उनकी जरूरत थी। आप वजह जानती हैं, पहले की तुलना में आज मुसलमानों का अपना नेता होना ज्यादा जरूरी है। देखा जाए तो सिवान के खूंखार डॉन शहाबुद्दीन के उभार और पतन कई मायनों में हिंदुत्व के उभार से जुड़ा हुआ रहा है। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशकों में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन छेड़ा था, जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बदल गया। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुओं की गोलबंदी में लगे थे। इन अभियानों की वजह से बिहार में भागलपुर समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। उसी साल शहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह था शेर। उस वक्त वो सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने को कहा। शहाबुद्दीन जिरादई सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हराने में कामयाब रहे। जिरादई सीट जीतने के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी जिरादई के ही रहने वाले थे। सिवान के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के समय से ही शहाबुद्दीन छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। शहाबुद्दीन कोई गरीब परिवार से नहीं आए थे। उन दिनों शहाबुद्दीन के लिए कैंपेनिंग करने वाले लोगों में नन्हे भी शामिल रहा करते थे। वो कहते हैं, जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि शहाबुद्दीन की उम्र कम है। इस पर हमने सिवान में दंगा करा दिया था। हमने प्रशासन से पूछा कि अगर उनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी तो फिर उन्हें पर्चा दाखिल करने क्यों दिया गया। इस तरह जेल के अंदर से ही उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, लेकिन फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामलों, अपहरण और हत्याओं से जुड़े केस में नामजद होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण की बदौलत वो जेल से अपना विशाल क्राइम सिंडिकेट चलाते रहे। उन दिनों सिवान के हर गली कूचे में शहाबुद्दीन के कटआउट लगे होते थे। सिवान में एक तरह से उन्होंने अपनी एक समानांतर व्यवस्था बना ली थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की 2001 की एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि आरजेडी सरकार की ओर से उन्हें पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगभग असंभव थी। इसके बाद शहाबुद्दीन का कहा हुआ ही कानून बनने लगा। इससे चारों ओर उनके अजय होने का एक आभामंडल सा छा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों से आंखें मूंद ली है। उन्हें सिवान को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। इस वजह से उनकी धौंस चल रही है। शहाबुद्दीन का इतना आतंक था कि सिवान में कोई भी शख्स उन मामलों में उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था जिनमें उन्हें अभियुक्त बनाया गया। जिन 2 दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद अपने उभार पर था, उनमें लालू यादव अगड़ी जातियों का सामना करने के अपने फार्मूले पर काम कर रहे थे। मुस्लिम और यादवों के संगठन के अपने फार्मूले की बदौलत वो 1990 में सत्ता हासिल कर सके। इससे पहले 1989 में बिहार के भागलपुर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से कई मुसलमान थे।
मुसलमानों का कहना था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा राज्य में सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से नहीं रोक पाए। इस दौरान लालू यादव ने देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा करने पर ध्यान दिया, लेकिन इसी बीच पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। PUDR की एक रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर के कुख्यात दंगे में मारे गए लोगों में 93% मुसलमान थे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर इंद्रजीत राय बिहार की राजनीति पर नजर रखते हैं। उनका कहना है कि लालू को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया मानो वो सब कुछ हड़पने वाले नेता हो। उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी और इसके लिए ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। बिहार की राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे अपराध और राजनीति के गठजोड़ में समाती चली गई और लालू ने इसकी विरासत अपने हाथ में ले ली। शहाबुद्दीन से सहानुभूति रखने वालों में से कईयों का ये मानना है कि वो राजनीतिक दलों और जमींदारों के प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं थे। यही वजह है कि RJD की ताकत खत्म होने के साथ ही शहाबुद्दीन का भी जलवा खत्म होने लगा। इस तरह शहाबुद्दीन और फिर RJD की ढलान के साथ ही सिवान में बीजेपी का उभार शुरू हो गया। शहाबुद्दीन माफिया थे, ये कोई झूठ नहीं था। दरअसल वो एक बाहुबली थे जो नए उभरे राजनीतिक हालात में लालू यादव के समझौते के नतीजे के तौर पर सामने आए थे। 1990 के दशक तक देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली सिवान शहाबुद्दीन के नाम का पर्याय बन गया था। यहाँ मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% है। इसके बाद यादवों का नंबर आता है। रिटायर्ड IPS अफसर मनोज नाथ ने अपने ब्लॉग में लिखा कि शहाबुद्दीन की मौत हो गई, लेकिन जिस इकोसिस्टम ने उन्हें फैलाया वो अभी जिंदा है। नाथ कहते हैं कि शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के इसी संगम के सबसे चिरपरिचित संतान थे। मौत के वक्त शहाबुद्दीन एक दोहरे हत्याकांड की सजा भुगत रहे थे। हालांकि आखिरी वक्त तक उनके खिलाफ अपराध के 40 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें से एक मामला JNU स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या करने का भी था। दरअसल चंद्रशेखर को दिन दहाड़े सिवान में गोली मार दी गई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन के खिलाफ एक बिजनेसमैन के 3 बेटों को मार डालने का भी केस था। चंद्रशेखर की विधवा मां कौशल्या देवी अब जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ की एक लंबी जंग लड़ी। उन्होंने अपने बेटे की हत्या में शहाबुद्दीन को नामजद किया। बिजनेसमैन चंद्रा बाबू के 2 बेटों को तेजाब में नहलाकर मार डाला गया और तीसरे बेटे को भी इसके कुछ साल बाद गोली मार दी गई। कुछ महीनों पहले चंदू बाबू की भी मौत हो गई। कुछ साल पहले जब चंदू बाबू और उनके बेटों ने अपने जमीन और दुकान पर कब्जा करने की कोशिश में लगे गुंडों का विरोध किया था। इसके बाद शहाबुद्दीन के लोगों ने चंदू बाबू के 2 बेटों को तेजाब में नहलाकर मार डाला था। इस मामले में चश्मदीद तीसरे बेटे राजीव रोशन को भी 2014 में गोली मार दी गई थी। नन्हे और दूसरे लोगों के लिए जो शहाबुद्दीन के आदमी माने जाते थे, उनका नेता कोई देवदूत नहीं था और ना ही वो अपने धंधे में ईमानदार था। लेकिन उनके नेता के खिलाफ रेप का कोई केस नहीं था। नन्हे कहते हैं शहाबुद्दीन के हाथों इंसाफ होता था। उन्होंने दुश्मन बना लिए। जब वो अपनी पंचायतों में मामले सुलझाने लगे तो वकील उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो गया था। शहाबुद्दीन ऊंची जातियों के लोगों के लिए चीन की दीवार की तरह खड़े हो गए। जमींदार उन्हें आवाज देते थे और वो उनकी रक्षा के लिए तुरंत खड़े हो जाते थे। एक शख्स के तौर पर शहाबुद्दीन कैसे थे, इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अपने जीते जी उनकी जो छवि बनी, उसने उनकी जिंदगी को ढांप लिया। इसीलिए किसी और दूसरी चीज की गुंजाइश बची ही नहीं। लेकिन नन्हे का कहना है कि वो अक्सर जेल के अंदर पेड़ लगाया करते थे। उन्होंने ऐसी जेल भी बनवाई थी जिनके कमरों में टाइल्स लगी थी। अक्सर वो कहा करते थे कि जब समय आएगा तो जेल के इन्हीं कमरों में रहेंगे।
कई बार नन्हे जेल के अंदर जाकर उनसे मिलकर आते थे। वो कहते हैं कि वे अक्सर चौकी या जमीन पर सोया करते थे। नन्हे और महताब आलम जैसे लोगों का कहना है कि शहाबुद्दीन वफादारी की अपनी विरासत छोड़ गए हैं। वो कहते हैं, मैडम सिवान की राजनीति बड़ी खतरनाक है। साहिब अपनी नजदीकियां किसी से छिपाते नहीं थे। उन्होंने लालू का साथ कभी नहीं छोड़ा। अब उनके परिवार को लोगों का प्यार हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि राजनीति अलग तरह का खेल है। शहाबुद्दीन सिवान के इतिहास का हिस्सा है। भले ही उनकी देह कहीं और दफन हो, लेकिन उनकी कहानियां बिहार के इस सीमावर्ती शहर और इससे जुड़े लोगों की ही है।